अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पर। एक ऑडियो लीक के हवाले से बात करेंगे और ऑडियो लीक के नतीजे में क्या किसी से पूछ गिछ होगी, जज साहबान को इस पर वजाहत करेंगे, जज साहबान का एहतसाब होना चाहिए या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा एक बलोच सरदार जो कि 2020 से गुमशुदा हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। एजाज साहब, एक तो मेरे ख्याल है आपके बच्चों की तरफ से भी ये एतराज़ आता है कि आप जो है ना टॉक शॉक कहते हैं, ठीक है। और हमारे नाजरीन जो हैं वो भी ये बात करते आए हैं, तो मैंने आज टॉक शॉक करने की कोशिश ठीक है। तो बताएं फिर एहतसाब का क्या करना है। चीमा साहब, बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भी बड़ा एतराज़ करते हैं, ठीक है, ये शौक और शौक पे भी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, चीमा साहब, ये ऑडियो आई है। ऑडियो के जो दो बड़े करैक्टर्स हैं वो हैं जज साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का नाम लिया जा रहा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, और दूसरे हैं परवेज़ इलाही साहब। बड़े करैक्टर्स ये हैं, बाकी दूसरी बात छोड़ दीजिए, जिनकी अहम पोजीशन है। तो जज साहब ने तो आज अदालत में आए थे, वो उनके तो कोई रिमार्क्स नहीं है अभी तक आए। हो सकता है उन्होंने ऑडियो सुनी ना हो। सुनते लीजिए। दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने बयान दिया कि मेरी जज साहब से बात हुई थी, और जज साहब से जो बात हुई थी वो इस बारे में नहीं हुई थी, किसी और मामले पर बात हुई थी, किसी ये और भी हो केस के सकता बारे है में। कि कोड वर्ड में बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन बात तो हो गई। नहीं, बात करने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। बात करने में प्रॉब्लम है ना। बात करने में मसला नहीं है। मसला ये है कि वो बात कर क्या रहे थे। उमर, बात करने में भी मसला है और बात क्या कर रहे हैं वो भी मसला है। यही मसला है ना। पहली बात वो तो दोनों ये है बातें। कि शाह जी, बात ये है कि वो कह रहे हैं बात कोई और हो रही थी। ये भी तो वो एक कह रहे हैं किसी और केस बारे में बात हो रही थी। और कोई केस था। अच्छा, ठीक है। चीमा साहब, दोनों बातें मसला है। ये एक बात याद रखें, मैं बताता हूँ वो क्यों दोनों बातें मसला है। और शाह जी है मसला, मैं तो बस। उनकी बात की बात कर रहा अच्छा, हूँ अब कि परवेज इलाही साहब कहते हैं जी कि वो कोई और बात हो रही थी, फिर इसका यही मतलब है कि ये कोई कोड वर्ड में बात हो रही थी। चले। अब चीमा साहब, इसमें होता ये है कि हम लोग जो है वो वैसे तो बड़ा एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर ताकतवर लोग आ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, फौज आ जाए, इंटेलिजेंस आ जाए और जजेस आ जाएं, हम वहाँ पर बात नहीं करते। इस बात की क्या प्रेसिडेंट कोई मौजूद है कि जजेस ने माजी में कभी इस्तीफ़ा दिया हो या माजी में कभी इस मौजू के ऊपर कोई रिस्पॉन्ड किया हो? तो बिल्कुल प्रेसिडेंट मौजूद है। आज उसी केस में, वो जो डोगर साहब का केस था ना, वो बहाल हो गए डोगर साहब। अच्छा, मुबारक हो डॉक्टर साहब। हाँ, डोगर साहब बहाल हो गए, और डोगर साहब की बहाली भी अब एक, यानी कि लोग तो उसके ऊपर बात करेंगे। वो उसी केस में जज साहब आए थे, मुज़ाहिर अली नकवी साहब। तो वो हमारी खातून रिपोर्टर हैं, मरीम नवाज़ी इनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं जियो की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए? उन्होंने कहा नहीं, आज तो जज साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, अलबत्ता कल बड़े रिमार्क्स देते रहे। तो आज वो बड़े खामोश थे। नहीं, यही होगा ना शाह जी। देखिए, जज साहबान जो है ना, वो ना टीवी देखते हैं, वो ना सोशल मीडिया देखते जी हैं। ठीक। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं ताकि किसी असर में इन्फ्लुएंस में आए बगैर वो फैसले कर सकें। तो इसीलिए लोग उन्हें कॉल शाल तो कर लेते हैं, वो एक अलग इशू हो सकता बादियो नज़र में उन्होंने ऑडियो लीक भी नहीं सुनी होगी। ये जो है। ऑडियो आई बज़ाहिर है, हाँ, यानी कि बिल्कुल ये मुमकिन है। हाँ। अच्छा, अब मामला ये है कि प्रेसिडेंट्स क्या हैं? प्रेसिडेंट्स ये हैं कि अगर ये बात गलत है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी मुतालबा कर दिया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरी क्या प्रेसिडेंट है? दूसरी ये है कि जब जजेस का नाम ऐसे किसी स्कैंडल में आ जाए तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। चीमा साहब, आज इत्तेफाक की बात है, साबिक अटॉर्नी जनरल जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के और साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट में मलिक क़य्यूम साहब, आज वो फोत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मलिक साहब बड़े खुले डुले आदमी थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। मलिक साहब ने एक अच्छी रिवायत कायम की हुई है, फोत हो गए। 1997 की बात है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई हुई थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सज़ा देनी है और आसफ अली जरदारी को सज़ा देनी है। किस केस में सज़ा देनी है चीमा साहब?
एक केस था SGS कोटकना, जरदारी साहब पे और बेनजीर साहबा पे किक बैक्स लेने का वो केस बनाया गया था। उस केस में सजा देनी थी। वो मामला था हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस राशिद अजीज साहब, और ये मलिक क़य्यूम साहब भी जज थे। तो उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर हैं खालिद अनवर साहब, उनकी, और उस वक्त के एहतसाब ब्यूरो के जो सरबराह हैं सेनेटर सैफुर रहमान, जो अब मरीम नवाज साहिबा के समधी भी हो गए। हाँ, उनकी सैफुर रहमान की बेटी की शादी जुनेद से हाँ। तो सैफुर रहमान साहब ने और खालिद अनवर साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने, और इनके सेक्रेटरी जो उस वक्त के थे ना, लॉ सेक्रेटरी थे, गालिबन शफ़ी नाम था कुछ, लेकिन मुझे सही नाम याद नहीं। तो इन्होंने इन जजेस से टेलीफोन पे बातें की थी, और वो टेलीफोन टेप हो गए, और खाली टेप नहीं हुए, वो लीक भी हो गए। उस ऑफिसर के ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे, क्या है वो अलग एक सब्जेक्ट है। उस ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने मिसकंडक्ट होते हुए देखा और उसे लीक कर दिया। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि इन जज साहिबान को, जस्टिस राशिद अजीज को और मलिक क़य्यूम साहब को, उनको हुकूमत डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने की बात कर रही थी, और इनमें से किसी का कोई अजीज़ बाहर बीमार था लंदन में गालिबन, तो उसके लिए इंतज़ामात किए जा रहे थे कि हम भेज देते हैं, ये इंतज़ामात कर देते हैं, टिकट हम दे देते हैं, कोई इस तरह की बातें थी। तो इसके ऊपर क्या हुआ, जब ये बात मीडिया में आई तो उन दोनों जज साहिबान ने रिज़ाइन दे दिया। केस पर भी बात हो रही थी ना, सिर्फ डिप्लोमेटिक जी पासपोर्ट पर तो नहीं और हो केस के ऊपर भी बात हुई। मैं तो रिटर्न की बात कर रहा हूँ। वो चाह रहे थे कि इनको सजा हो, बेनज़ीर भुट्टो को और आसफ अली जरदारी को SGS टेक्ना केस में ये जजेस सजा दे दें। और इसके एवज बात हुकूमत क्या कह रही थी, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून और सेनेटर सैफुर रहमान ये कह रहे थे कि हम आपको ये सहूलियात भी देंगे। जब ये मामला आया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इस बात की कोई जवाब नहीं थी। अब अगर तो किसी भी जज का नाम है तो उन्हें आला अखलाकी जो मेयार हैं, जो सेट किए हुए इसी इंस्टीट्यूशन ने, अदलिया के इंस्टीट्यूशन ने, उन पर अमल दरामद करते हुए उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान बार कौंसिल का जो मुतालबा है बिल्कुल ठीक है, इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। और अनटिल दैट अगर कोई भी जज वो समझता है कि वो बिल्कुल क्लियर है, तो जब तक वो तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बेंच में, मेरा नहीं ख्याल कि इखलाकी आला इखलाकी इकदार का तकाजा तो ये है। ये वैसे इखलाकी इकदार कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं? बदकिस्मती ये है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसीलिए तो हम इधर पहुंच गए। अच्छा, ये जो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की बात है ना, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर पहले एक रेफरेंस भी था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो मामला ये था कि कोई, ये जब हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में उन्होंने जो बड़े अहम फैसले किए ना, उसमें दो ये थे कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के केस में जो सेठ वकार मरहूम का फैसला था उसको उन्होंने अनडू किया था। ये सजाए मौत जनरल मुशर्रफ को जो 3 नवंबर के इकदाम, एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ़ हुसैन पर जो MQM के कायद हैं उन पर जो पाबंदी लगाई थी, वो भी नकवी साहब ने लगाई थी। और पाबंदी क्या थी? पाबंदी नकवी साहब ने ये लगाई थी कि अल्ताफ़ हुसैन का बयान पाकिस्तान में किसी मीडिया पे नशर नहीं हो सकता और उनकी तस्वीर किसी जगह दिखाई नहीं जा सकती। अच्छा, और अब ये देखिए हैरान कुन बात कि अल्ताफ़ हुसैन लीडर कहाँ के थे? सिंध के, कराची के, बैठे हुए लंदन में थे, और केस कहाँ पर फाइल हो गया? लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। अच्छा, और जो तीसरा, और वो फैसला बाय द वे उस पर अमल दरामद आज भी हो रहा है। अल्ताफ़ हुसैन किसी भी मीडिया के किसी भी इदारे के ऊपर वो लाइव नहीं आ सकते। आप उनसे सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आज भी किसी भी मीडिया के इदारे पे उनका कोई बयान नहीं चल सकता, उनकी तस्वीर नहीं चल सकती। अच्छा, वैसे ये भी एक एक्सट्रीम डिसीजन था, एक्सट्रीम स्टेप था। पहले अल्ताफ़ हुसैन का जब बयान चलता था तो टीवी वालों को ये डिक्टेशन होती थी कि इनकी पूरी स्पीच चलानी है। जी हाँ, ठीक है, नहीं तो टीवी बंद। कोई और मसला उधर कराची में भी हो सकता है, और जब बंद हुआ तो फिर वो हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही उनको बंद कर दिया। अच्छा, इन पर जो है ना केस था, और वो केस ये था कि एक कोई यानी कि केस था जिसमें कोई 3 दफ़ा जो बेल की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई थी, ज़मानत की दरखास्त, और चौथी दफ़ा
नकवी साहब के पास केस लगा और नकवी साहब ने वो एक्सेप्ट कर ली। अच्छा। हाँ, बस ये इतना फ़र्क आया कि वकील बदला उस केस का और ज़मानत एक्सेप्ट हो गई। उसमें वो आगे ना हाई कोर्ट, इधर आगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आगे आ गया वो केस फौजदारी का था और जो जस्टिस आसफ सईद खोसा हैं वो फौजदारी के एक बहुत बड़े एक अथॉरिटी समझे जाते हैं इस तरह के केसेस में, उनके पास आ गया। उन्होंने फिर बड़ी क्लास ली नकवी साहब की केस में और कई रिमार्क्स भी दिए और बाद में उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई गलत हुआ है। उन्होंने इस पर बहुत सारे सवाल क्वेश्चन रेज किए। नकवी साहब जो है उन्होंने कुछ रिमार्क्स का कहा कि इनको हज़फ किया जाए, उसके नतीजे में खोसा साहब ने कोई और जो है ना मीठा डाल दिया। ठीक है, वो केस जो है वो बाद में उनके खिलाफ रेफरेंस में कन्वर्ट हुआ, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गया। अलबत्ता उधर ये फ़र्क आया कि नकवी साहब ने दरखास्त की कि ये खोसा साहब आप मेरा केस ना सुने, ठीक है, अपने आप को अलहदा कर लें। तो खोसा साहब ने अलहदा कर लिया, अपने आप को अलहदा कर लिया और जो साकिब अंसार साहब ने उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी नकवी साहब को। बाकी जो दो और जाई थे जिनके रेफरेंस चल रहे थे, एक इरफान थे, जस्टिस इरफान, उनका रेफरेंस का सबब जो है मैं ही बना हुआ था, पनामा पेपर में उनका नाम आया था। उनकी कंपनी थी जो कि उन्होंने जब वो जज भी बने हुए थे तो उस टाइम वो कंपनी के सरबराह थे और उन्होंने डिक्लेयर नहीं इधर की हुई थी। तो उन्होंने भी, जस्टिस इरफान ने भी और जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब हैं इन पर भी एक वो रेफरेंस बना हुआ था और जो उन्होंने पिंडी में जाकर स्पीच की थी और जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कौन कौन से जो जर्नल हैं वो मेरे पास अप्रोच मुझे करते हैं। इन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जस्टिस खोसा जो हैं वो हमारे केस से अलग हो जाएं, लेकिन इन केसेस में खोसा साहब अलग नहीं हुए, लेकिन उन नकवी साहब के केस में अलग हो गए और नकवी साहब को क्लीन चिट मिल गई। ठीक है, तो अब ये है कि उसके बाद जब उनका इन्होंने जनरल मुशर्रफ का केस का फ़ैसला किया तो उसके बाद तो फिर यह है कि उन्हें जूनियर ज़रा थे तो सीनियर मोस्ट की बजाय इनको इधर सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। अल्लाह ताला पता नहीं उनसे क्या काम लेना चाहता है, अभी वो आ गए हैं। तो अगर ये जो आप इखलाकियात की बात करते हैं ना, ये बाज़ का इंसान के बड़े मिशन के रास्ते में भी रुकावट बन सकती हैं। अच्छा चीमा साहब, इससे ना एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, वो है अदालतों में केस लगाने का तरीक़ाकार कि जी फ़लाँ जज के पास लगवा दें। ये परवेज़ इलाही साहब की बात यही थी ना कि वो मुज़ाहिर के पास लगवाएं, जिसका जहाँ पे कोई ताल्लुक़ है वो वहाँ पे केस लगवाना चाहता है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कानून की बालादस्ती, शफाफियत की एक अलंबरदार है, उसकी बातें करती है। ये जो केसेस लगाने वाला काम है ये कंप्यूटराइज क्यों नहीं कर देते? शाह जी मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो उसमें उन्होंने ये भी एक तजवीज़ थी कि इसको कंप्यूटराइज़ किया जाए। जिन जज साहबान की जो महारत है आप उनसे उनके पास केसेस जाएं, और यही है कि वो भी नहीं कि जी वो अगर लेट से कि एक कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उनके कोई 6 जज हैं, उनकी महारत है तो वो उधर ही रोटेट करते रहेंगे कि भाई ये नहीं है जी कि वो फलां जो है केस मैंने लेना है। और कोई बंदा डिसाइड नहीं कर सकेगा कि कौन सा केस किसके पास जाएगा। हाँ, तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे उनके पास ये तजवीज़ गई। और कौन थे वो चीफ जस्टिस? यही होंगे इफ्तिखार चौधरी साहब। तो उन्होंने कहा जी कि अगर चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार भी ना रह गया कि केस लगाने का, तो चीफ जस्टिस बनने का क्या फ़ायदा? पे इंजॉय बंदा क्या करे, इंजॉय तो नहीं हो सकता ना फिर शाह जी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा एजाज़ देखें कि इनके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पड़ी हुई है मुख्तार अहमद अली की। मुख्तार साहब जो हैं वो आरटीए के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, इन्हीं के बड़ा लिखते भी हैं, पाकिस्तान में बानियों में शुमार होते हैं। और मुख्तार साहब ने इनसे पूछा है कि आपने लेट से कि पिछले 5 साल में कितने बंदे लगाए हैं, कितने फ़ारग किए हैं, कितने कंट्रैक्ट पर हैं, उनमें से आप जो दूसरों को भी कहते हैं कि इतनी फ़ीमेल होनी चाहिए, आपके पास कितनी हैं, जो ट्रांसजेंडर है उनको भी आपने को कोटा रखा हुआ है या नहीं। तो इनकी डिटेल मांगी हुई है, वो डिटेल नहीं दी जा रही, आज के दिन तक नहीं देगी। ठीक है, वो तो रजिस्ट्रार साहब तो मेरी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो रजिस्ट्रार साहब तो इनिशियली जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ, वो कहते हैं हम जवाब दे ही नहीं है। बल्कि और एक एडिशनल रजिस्ट्रार थे और उन्होंने फ़ोन करके बड़ी एक सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की थी। तो अब यह है कि एक तरफ ये होता है कि आपका कोई सिस्टम भी नहीं कि आप बंदे किस तरह लगाते हो निकालते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि एक जो पीएन को भी आपने रखना है तो उसके लिए इश्तिहार दें। एक तरफ मैं पीएन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंतज़ामिया जो इंतज़ामी अमूर पे लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही। दूसरी तरफ आप जज लगाते हैं
जब हाई कोर्ट के जज लगते हैं, कभी कोई हुआ कि एडवर्टाइज के भाई हमने जज लगाने हैं जो कोई बेहतरीन नाम आप रिकमेंड करें? वो भी जो है वो चीफ जस्टिस की एक स्वाबदीद होती है कि वो कौन से बंदे चूज़ करता है और किस बुनियाद पे करता है। बस ये जिस तरह पिछले दिनों जस्टिस काजी फायजी साहब के मामले पर जब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी कोई बात नहीं मानी गई थी और जो ख़तों का तबादला हुआ था, तो उसमें ये चीज़ कितनी अय्या हुई थी कि किस तरह पिक एंड चूज़ हर जगह पे चलती है। तो मेरा ख्याल है कि जो इखलाकी मेयार हैं वो उन पर प्रैक्टिस किए बगैर आप दूसरों पर मुसलत नहीं कर सकते। अच्छा चीमा साहब, चूँकि जस्टिस मुज़ाहिर अली साहब की बात हो रही है, तो गुज़िश्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब अपीयर हुए। अच्छा। जियो न्यूज़ पे। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बुलाया जाए, इसकी इंक्वायरी हो और मैं बताऊंगा कि मुझे किस किस के लिए क्या क्या फ़ोन आता रहा। हम माजी में एक दफ़ा बात की थी, लेकिन माजी में की है या कल की है? माजी है ना, कल हाल तो माजी नहीं। तो आप इस तरह बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी पुरानी बात नहीं, है। पहले भी बात हुई थी। तो राना सनाउल्लाह को जो टेलीफोन आया था जब ये पंजाब में थे, वो जस्टिस मुज़ाहिर के बारे में ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद और फ्राम, वो कहते हैं फ्राम लतीफ़ वाल चकवाल, ठीक है, उनकी तरफ से आया कि इनको एलिवेट करना है हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने उनसे कोई बड़ा काम लेना होगा। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अर्ज़ ये है कि जो इस तरह के कौमी सलामती के इदारे हैं वो तो आपको पता है ना कि कोई ज़ाती पसंद नापसंद से हट के फ़ैसले करते हैं कि इस तरह के लोगों को आगे लेके आते हैं जो उनको लगता है कि मुहिब वतन है और ये असल में इंसाफ पसंद भी हैं और आगे जाएंगे तो इस मुल्क में इनकलाब आएगा। अब चीमा साहब, आपने जो कह दिया ना कि ये हमारे जो इदारे हैं ये यही फैसला करते हैं ना बेसिकली, तो उनके वाले से भी एक केस है। अच्छा। जिसका आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा। एक है मीर ताज मोहम्मद सरपर, उनका नाम है, ये बलोच सरदार हैं, कराची में इनका घर है और इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। इस कारोबार के दौरान जुलाई 2020 में, मुझे नहीं पता इन पे क्या इल्ज़ाम था, किसी को भी नहीं पता, जुलाई 2020 में ये कराची में थे, कराची में इनको उठा लिया गया और जब उठाने लोग आए तो उसको CCTV वीडियो पे भी कैच कर लिया गया, रिकॉर्ड हो गई वो बात। आज जुलाई 2020 के बाद आज हम बैठे हुए फरवरी 2023 में, आज तक उनका कोई अता पता नहीं। इनको इनके एक ड्राइवर के साथ उठाया गया था, एक्चुअली उठाया गया था इनको रोड से, एक घर में लगी हुई थी इनकी CCTV, वहाँ से ही पता लग गया था। तो ड्राइवर को तकरीबन 9 माह बाद इन्होंने वापस कर दिया। अच्छा, 9 ड्राइवर माह बाद? जी जी। और ड्राइवर ने आके लापता अफराद कमीशन में भी और जगहों पे भी बयान दे दिया कि ये तो एजेंसियां हमारी उठा के ले गई थी। ड्राइवर ने बयान दे दिया, हिम्मत की उसने। मगर आज तक इन सरदार साहब का कोई पता नहीं है। उनकी फैमिली, उनके बच्चे परेशान हैं। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि लापता अफराद के ऊपर बड़ा शोर मचता है, कोई एहतजाज भी हुए हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो इंसाफ के लिए जो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इनकी फैमिली मेम्बर्स वो राब्ते कर रहे हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारी एजेंसियों के ऊपर और पावरफुल एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब चीमा साहब, अर्ज़ ये है कि 2 बड़े अच्छे वाक़यात हुए, बहुत अच्छे वाक़यात हुए, जिनकी वजह से हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, मैं ये समझता हूँ कि शायद वहाँ पे उन्हें पता लग गया। क्या पता लगा? कि ऐसा नहीं चलेगा, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हुआ है अली वज़ीर की रिहाई, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अली वज़ीर को रिहा कर दिया गया है। और दूसरा है आयशा गुलालई के वालदैन को, आपको पता है उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा दहशतगर्दी का डाला गया था, इसलिए कि उनकी बेटी ने कोई बातें की थी और वो बाहर चली गई थी, तो वालदैन को धर लिया गया था। वो मुकदमा वापस हो गया। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, हमारे रियासती इदारे हैं, वो उन्होंने ये 2 अच्छे इकदाम किए। क्या अच्छे इकदाम किए? इतनी देर बंदे रख के, इतनी देर उनको ख्वार करके। लेकिन आप ठीक कर दिए ना? नहीं, ठीक कर दिए या तो ना कि इस चीज़ पे उन्होंने इतराफ़ किया हो जी कि हाँ किसी ने नहीं इतराफ़ किया, किसी ने नहीं किया इतराफ़।
उमर वो जो पावर है ना, वो हम काफ़ी पावर के ऊपर बात करें, पावर जो है ना ये नहीं इतराफ़, ये पावर का एहसान ही होता है, पावर की वीकर, तौहीन है कि वो इतराफ़ करे। लेकिन ये उसकी बड़ापन हो कि वो इतराफ़ भी करे कि हमने किया है। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर ये अच्छे इकदाम किए तो बाकी अच्छे इकदाम भी कर दें। मसला ये है, मिसिंग मेरी पीस मेरी एक मिनट, मेरी एक मीर गुजारिश है। ताज मोहम्मद जो सर पर है, इनको रिहा किया जाना चाहिए और बाकी मिसिंग लोगों को भी रिहा करना चाहिए। एजाज, मेरा एक ना इसमें एक सवाल है। एजेंसियां तो एक बेलगाम घोड़े हैं इस टाइम, ठीक है। हम माजी में भी बात कर चुके हैं कि इनकी कानून साजी होनी चाहिए, ताकि कई ऐसे लोग भी हैं एजेंसियों के अंदर, ये तो नहीं है कि सारे कोई इसी सोच के मालिक हैं, कई ऐसे हैं कि जो इस बातों से इख्तलाफ रखते हैं और वो ऐसा नहीं करना चाहते। एक तो ये है कि कानून साजी हो ताकि उनके पास कोई कानूनी चाराजोई का हक हो, ठीक है। अब ये जिस तरीके से कंट्रैक्ट पे बंदे रखते हैं ना, उसका कोई लीगल राइट भी नहीं होता। वो इसी तरह जैसे कोई मर्सनरी रखा हुआ है, जी किराए जी का जी, कातिल ऐसे रखा ही हुआ है, ऐसे ठीक ही। है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमने एजेंसियों पर बहुत बात की है। मुझे इस बात की समझ नहीं लगती कि हमारी जो सियासी क़यादत है अपने सारे मसाइल डील कर लेती है जाके, ठीक है जी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, ठीक है। और ये जो बात है जो मिसिंग पर्सन वाली है, ये अपोजिशन तक ही आवाज़ उठाते हैं। एक बात, अपोजिशन तक आवाज़ उठाते हैं, जब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो ये सो जाते हैं। उसकी वजह दूसरा ये है कि जब आप अपोजिशन में भी हैं तो आप कोई ना कोई लेजिस्लेशन मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इस बात का आइडिया है कि कोई इस पर माजी में कोई फ़ौज की तरफ से भी कोई शायद कोई ऐसी तजवीज़ आई थी कि आप हमें 90 दिन का रिमांड दे दें, ठीक है। आप समझें जी कि 90 दिन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन भाई हम बात कर रहे हैं उस बंदे की जो जुलाई 2020 में उठाया गया था और 2023 में भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो बंदा जो है वो 9 माह के बाद आया। हम इसको कहते हैं जी कि अभी जस्ट ये को एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। उमर मैं लेकिन एक मिनट जरा, अगर वो 3 माह के लिए दे ही दें, एक तो ये है कि इस बात का एतराफ़ कर लिया एजेंसी ने कि बंदा हमारे पास है, ठीक है। दूसरा, उस बंदे के पास एक लीगल राइट आ गया कि वो किसी जगह पर चाराजोई कर सकता है कि मेरे पे जो इल्ज़ाम है ये गलत है, ठीक है। ये क्यों नहीं करते, ठीक है। वो यानी कि वो उनके पास उनके लिए तो कोई जवाज़ ही नहीं है, यानी कि उनका कोई दफा नहीं है इस मामले में। लेकिन ये जो लोग आगे मजलूम बन के बैठे होते हैं जी, हमें पता नहीं लगता, अपने सारे मामले निपटा लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। नैब के मामले में अमेंडमेंट कर लेते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के हमें ये होना चाहिए, फलां का ये होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। अगर किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी हो वो भी लेजिस्लेशन हो जाती है। इस मामले पर लेजिस्लेशन क्यों नहीं होती, ये हमें फोकस अब इन पर लाना चाहिए, कोई शक ही क्योंकि नहीं। हम इन पर प्रेशर डालेंगे, ये हमारे अवामी नुमाइंदे भी हैं। अगर ये नहीं करते ना तो कम अज़ कम ये बात करना छोड़ दें और लोगों को अब इनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। कोई शक ये शरीके जुर्म है। कोई शक नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमें पार्लियामेंटेरियंस को, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सियासतदान जो हैं सियासी जमातों के सरबराह, उनके ऊपर बात करनी चाहिए और उन्हें लाना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए। अलग से बात की ज़रूरत है, तफसील से मैं बताऊँगा कि ये तो मीर ताज मोहम्मद सर पर है ना, इनकी फैमिली परेशान है। एक चीमा साहब, आपको पता है मैं ज़ाती तौर पे भी एक केस है जो मेरा ज़ाती केस है, वो मेरा रिसर्चर था, मेरी बुक का रिसर्चर था जिसे मैंने हायर किया था, कासिम और फैसल सत्ती, कासिम सत्ती और फैसल सत्ती, 2 भाई थे। उनको इन्होंने मार्च 2016 से गायब किया हुआ है आज तक नहीं पता और चला। आज तक नहीं पता। ओए होए। उनकी बीवियां, उनके बच्चे हैं। यार एजाज, क्या उन पर क्या बीतती होगी। मैं उनके जो वालिद है, वो बूढ़ा वालिद, वो जा के कचहरियों में वो परेशान हो चुका है। वो गया है, लापता अफराद कमीशन के पास भी गया है, वहाँ पे भी एक बात इस्टेब्लिश हो रही है कि ये जबरी गुमशुदा किए गए। तो उनकी कहानी मैं बताऊंगा कि उनके साथ एक्चुअली क्या है। लेकिन जब भी लापता अफराद का मामला होता है चीमा साहब, मुझे वो कासिम और फैसल याद आते हैं। ऐसी है। और ये मेरा ज़ाती मसला है क्योंकि मैं उनको जानता हूं। मेरा और आपका कोई 10 मिनट फ़ोन बंद हो जी जाए हाँ। और घर वालों को ना पता चले उन पर क्या गुजरती है, और आप बता रहे हैं कि उनका जो 2016 से लापता है, जी हाँ। उनके वालदैन का क्या हाल होगा, उसके बच्चों का क्या हाल होगा, ठीक है। और ये जो सरदार साहब हैं, कोई पता ही नहीं है। कोई पता नहीं। अच्छा, अगर को पता भी चल जाए ना, कोई फैमिली को कोई एक सेटिस्फेक्शन कोई होती है उनके कि खिलाफ केस है तो हाँ, अदालत हाँ, में ले हाँ। यार, ताकि उनको कुछ सली हो, जाके मिलेंगे, कोई केस अगर है, कोई एविडेंस है, उनको सजा हो जाएगी, सजा पूरी कर लेंगे। ये तो कहानी ही ख़त्म हो गई ना। तो चीमा साहब, मेरे ख्याल में हमने काफ़ी बात की है। नाजरीन, आपने उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू सुनी है। हमने कोशिश की है आपके सामने माजी के वाक़यात भी बताएं और आज जो हो रहा है उसके बारे में भी बताएं।
उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या नहीं आई, दोनों सूरतों में कमेंट्स दीजिए, और अगर आप हमें कोई मालूमात शेयर करना चाहते हैं तो talkshock777@gmail पे हमें बराह रास्त ईमेल कीजिए, एविडेंस दीजिए, टिप्स दीजिए। उमर चीमा को और मुझे इजाज़त दीजिए।